प्रिंस रूही का इलाज कर रही है और प्रिंस कह रहा है ये क्या कर रही हो। वो वहां पर ही कहती है अभी चोट को देखना है मुझे। बोलने लगती है तुम्हारी लेग्स का इलाज कर रही हूँ वरना तुम किसी काम के नहीं रहोगे। प्रिंस उसे बोलने लगता है ये कौन सा तरीका है इलाज करने का। वो वहां पर ही उसे दिखाती है ये चोट देखो, मैं ऐसे तो इसे ठीक नहीं ना कर सकती, अब यहाँ से कपड़ा उठाना ही पड़ेगा। फिर वो वहीं पर प्रिंस को दिखाती है चोट और एकदम से प्रिंस चिल्लाता है, उसके मुंह में दवाई डाल देती है और वहीं पर कहता है प्रिंस मुझे ये सब नहीं करवाना है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलने लगती है प्रिंस एक बात बोलूं, अगर तुम यूजलेस हो गए आगे जाकर तो क्या होगा। प्रिंस कहता है क्या मतलब। वो उसे बता रही है फिर मुझे मत कहना कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। अब प्रिंस उसे कहता है ठीक है तुम इलाज कर लो। वो वहीं पर एक्यूपंक्चर से प्रिंस का इलाज करने लगती है। टांग पे जब सुइयां चुभ रही हैं तो प्रिंस रूही को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। जिया ये कैरेज में जाते हुए एक ड्रीम देख रही थी और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो सोच रही कितना हैंडसम था प्रिंस जो मेरे ड्रीम में आया था, ये सारा एक सपना था क्या। इसके बाद वो बाहर की तरफ देखने लगती है और याद करिए कि वो एक सर्जन थी अपने वर्ड में, लेकिन इस वर्ड में आ चुकी है 1 साल हो गया ऐसे यहाँ पर। और इस वर्ड में जिस वर्ड में आई है पहले तो ये विलेज में थी, उसके घर वालों ने इसे अकेला छोड़ दिया, उसकी माँ भी अब नहीं रही है और अब ये अपने घर वापस जा रही है काफी टाइम के बाद, लेकिन जाकर सबसे बदला लेगी क्योंकि उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया गया था घर से निकाल के। घर में सब लोग हैं और जैसे ही वहां पर एक सर्वेंट भागता हुआ आता है कहता है आपकी बेटी आई है बाहर। और वहीं पर उसकी स्टेप मदर जिया की कह रही है तुम अपनी बेटी से मिलना चाहते हो, कहा जाता है उसको भेज दो वापस। सर्वेंट यही बोलने के लिए उसे पैसे देने के लिए जाता है लेकिन वो अंदर आ जाती है। वहीं पर सब उसे देख रहे हैं, अंदर आके कहती है मुझे वापस भेज रहे थे। उसकी स्टेप सिस्टर कह रही है जाओ कि तुम हो कौन, तुम कौन हो, तुम तो कोई हो ही नहीं। वो उसे बोलती है क्यों तुम क्या हो, तुम एक फेस लेकर यहाँ पर बेटी बनी हुई हो। साथ में उसका फादर उसे पहचान चुका है, वो रोने लगती है और जाओ भी देख रही है। उसका फादर कह रहा है ये क्या तमाशा कर रही हो। वो वहीं पर कहती है मेरी माँ तो रही नहीं, अब मैं घर वापस आई हूँ तो ये बिहेव हो रहा है। उसका फादर सोच रहा है अगर इसने ज्यादा तमाशा किया और इसका टेस्ट करवा लिया गया तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। वो उसे कहने लगता है इतना रो मत, जो भी बात करनी है हम आराम से बैठ के कर लेते हैं, तुम आखिर कर क्या रही हो, सबके सामने तमाशा कर रही हो। आसपास के लोग भी देख रहे हैं और वो रो रो कर बता रही है ये देखिए ये मेरी स्टेप मदर है, मैं तो कब से पत्नी जंगलों में रह रही थी, मुझे पहाड़ों में छोड़ दिया गया था। उसका फादर कहता है चुप कर जाओ, ये सब नीचे करो। लेकिन वो वहीं पर अपनी माँ की बॉडी की हाक दिखा रही है और रो रो के सबको बता रही है देखो अब मुझे घर से निकाला जा रहा है, ये लोग देखो कैसे मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, इतने सालों बाद मैं वापस आई हूँ, मेरी तो माँ भी अब नहीं रही, मेरी माँ को भी भेज दिया गया था, तकलीफ में वो थी। सामने ही जिया भी देखने लगती है, सबके सामने जैसी वो सच्चाई बता रही है तो उसका फादर वहीं पर घबरा गया है। वो सबके सामने वही पोर्ट दोबारा दोबारा दिखाने लगती है। उसकी स्टेप मदर कह रही है क्या तमाशा, इतने सालों बाद आई और आराम से बैठकर बात नहीं कर सकती। वो उसे बोलने लगती है मैं तो आपको माँ ही समझती थी, मेरी रियल माँ नहीं है और अब आप भी मुझे ये बोल रही है। वो कहती जाओ जाओ और वहीं पर जाओ उसे डांट रही है कि तुम वापस क्यों आ गई। बोलने लगती है ये मेरा असली घर है, तुम्हारा कोई घर नहीं है। वो वहां पर ही जाओ बोलती है कुछ नहीं है तुम्हारा, यहाँ पर सब कुछ मेरा है। उसे वो कहने लगती है अब देखते हैं कि क्या होता है। फिर वहां से लड़ाई करके सब बाहर चले गए और वो वहीं पर खड़ी है, मेड उसके साथ है और सर्वेंट भी। मेड कहने लगती है आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे बताना। अब वो अपने घर वापस आ गई है। बाहर चलते हुए मेड पूछने लगती है वैसे सब आपके साथ कितना बुरा बिहेव कर रहे थे ना। एकदम से एक बच्चा सामने उन्हें नजर आया जिसकी माँ देख रही है कि क्या हो गया तुम्हें, उसे जोर से कफ आ रही है और सब लोग देखने लगते हैं। वो अपनी माँ के साथ आ रहा होता है, सब परेशान हो गए क्या हो गया तुम्हें। वहीं पर जिया सामने आती है और उस बच्चे को देख के कहती है कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। सामने एक आंटी खड़ी है जो पहले से आई है और कहती है नहीं नहीं मैं इसे ले जाती हूँ डॉक्टर के पास। अब जिया कहती है इतना टाइम नहीं है, इस बच्चे की हालत देखो। सब कहने लगते हैं ये लड़की देखने में बहुत यंग है, ऐसा ना हो कि ये इस बच्चे को मार ही दे। जिया उस बच्चे की माँ से कहने लगती है आप बताइए क्या इस बच्चे को बहुत ज्यादा खांसी आती है, बहुत ठंड लगती है। अब वो उसका सारा कुछ पूछ के उसका इलाज जैसे ही करने लगती है तो उसकी माँ देखती है कि उसका बच्चा अब कफ नहीं कर रहा है, उसे खांसी ठीक हो रही है। जिया वहीं पर देखने लगती है और कहती है अब ये ठीक लग रहा है। उसकी माँ भी बहुत खुश हो गई है और उसे कहती है देख के नहीं लगता था कि तुम मेरे बच्चे को इतनी जल्दी ठीक कर लोगी। सामने खड़ी हुई आंटी भी उससे इम्प्रेस हो गई है। जिया कहने लगती है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था।
सामने उसे ऊपर कोई नजर आता है और जैसे ही वो गौर से उसका फेस देखती है तो वो उससे इम्प्रेस होने लगती है और कहती है वाह ये दिखने में कितना ही हैंडसम लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने इसे कहीं देखा है। अब वो जैसे ही गौर से उसका फेस देखती है तो ऐसे लगता है जैसे वो मुंह बना रहा है और चली जाती है। गार्ड प्रिंस रूही के पास आया है। प्रिंस रूही उसे जाते हुए देख रहा है और वो कहता है उसके बारे में पता लगवाओ। अब जिया वापस आई है, वहीं पर सामने मेड खड़ी है, उसे कहती है ये देखिए आपकी ग्रैंडमा। वो अपनी ग्रैंडमा को देखती है कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये कौन सा सोने का टाइम है। पूछने लगती है कि ग्रैंडमा को आखिर क्या क्या गड़बड़ होती है और ये ऐसे क्यों सो रही है। ग्रैंडमा सामने सोई है, वो चेक करती है तो उसे पता चल गया है कि ग्रैंडमा को डायबिटीज है और इसकी शुगर बढ़ती जा रही है। ग्रैंडमा उठती है और कहती है तुम वापस आ गई। जिया वहीं पर काफी ज्यादा ग्रैंडमा के लिए परेशान हो रही है और ग्रैंडमा रोने लगती है कि मैं अपने बेटे को नहीं रोक पाई और उसने तुम्हें भेज दिया पहाड़ों पे। मेरी वो बहू बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब तुम्हारी माँ। ये जो अब नई बहू है ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूं। सामने वो उसकी खाक भी देख रही है। कहती है ग्रैंडमा परेशान मत होइए। वो उससे माफी मांगने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मेड बता रही है ग्रैंडमा की हालत और वो कहती है अच्छा ये बात है ग्रैंडमा, पहले आपको ना खुद को ठीक होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मेरा साथ देंगी ना, तो इसीलिए आपका ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रैंडमा उसके लिए काफी ज्यादा परेशान है, उसे सॉरी बोल रही है और कहती है इस बार मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगी, तुम वापस आ गई हो ना, मैं तुम्हारा जरूर साथ दूंगी, जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब वो मेड को कहती है सबको बुलवाने को। मेड चली जाती है सबको बुलाने के लिए। उसका बेटा भी सामने आ गया है। ग्रैंडमा उसे कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी घर वापस आई है और तुम उससे ये सब बिहेव कर रहे थे। सामने उसकी बहू भी खड़ी हुई है जो चुप करके खड़ी रहती है। ग्रैंडमा बोलने लगती है कि मैं इसके साथ ये रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहा जाता है ये खुद बदतमीजी कर रही थी और उसका बेटा भी कहता है। तो ग्रैंडमा कहती है चुप कर जाओ तुम सब लोग, तुम लोग को लगता है मुझे कुछ पता नहीं है। अब जो जो यहाँ पर मिलेगा जियाओ को वही इसे भी मिलेगा, क्योंकि इसका भी पूरा हक है इस घर पर, तो इसे भी इतने ही पैसे दिए जाएंगे, खर्चा दिया जाएगा। सामने उसकी बहू कहने लगती है ग्रैंडमा हम पहले ही मुश्किल से गुजारा करते हैं, आप ये क्या कर रही हैं। वहीं पर जिया ग्रैंडमा को देख रही है कि ये सब कितने झूठे लोग हैं। सामने उसका फादर भी खड़ा है और वो भी कुछ नहीं बोल रहा। अपने बेटे को कहती है कि तुम अब कुछ और नहीं बोल सकते। उसकी बहू कह रही है आप ठीक नहीं कर रही हैं, सब कुछ तो हमारे साथ इतना मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। सामने उसका हस्बैंड भी उसका साथ देने लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको इतने पैसे कैसे दे दे। ग्रैंडमा कहती है मैंने फैसला कर लिया है और मैं कह रही हूँ कि ये सब होगा, क्योंकि पहले मेरी बहू ने मेरा बहुत साथ दिया इस घर को जोड़ने में, और यहाँ तक के जब तुम बीमार हुए थे हमारे पास पैसे नहीं थे तो उसने कर्जा लेकर तुम्हें ठीक करवाया था, और अब तुम उसी की बेटी के साथ ये सब कर रहे हो। जिया भी वहां पर कहती है हाँ ग्रैंडमा इन सबको कुछ नहीं याद कि मेरी माँ ने कितनी कुर्बानियां दी हैं इस घर के लिए, और अभी भी देखिए आप लोग उसे झूठ बोल रहे हैं। ग्रैंडमा बोलने लगती है जो मैंने फैसला कर दिया इसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर किसी को इसके खिलाफ बोलना है ना तो फिर चला जाए यहाँ से, क्योंकि जिया तो इतने सालों बाद वापस आई है और ये अब अच्छे से यहाँ पर रुकेगी, इसीलिए इसके साथ कोई भी बुरा बिहेव मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर कोई करेगा तो उसे सजा मिलेगी। वो अपने बेटे को और बहू को सुना देती है। सब वहां से बाहर जाने लगते हैं। जिया के फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। अब वो बाहर आता है, जिया को देख के गुस्सा होने लगता है कि तुम वापस आई हो ये सब कर रही हो। कहती है तो और क्या करूं। वो देख रही है कि उसका अपना फादर भी उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। बोलने लगता है मेरे बेटे का हक है इन सब पर और तुम यहाँ पर आकर ये सब कर रही हो। कहती है अच्छा फिर इतनी हिम्मत है तो ग्रैंडमा को मना लीजिए ना, मैंने तो नहीं कहा ग्रैंडमा को ये करने को। सब वहां से चले जाते हैं। उसे बोल के जाया जाता है कि तुम जाओ जाओ, वहां पर उस रूम में तुम बंद होगी। अब वो कहती है बाय बाय, तुम लोग तो जाओ ना। उसका फादर उसे कहता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम जाओगी और उस रूम में प्रे करोगी जाके, जहां पर सब लोग जो जा चुके हैं इस दुनिया से उनके नाम लिखे हुए हैं। वो वहां पर बैठ जाती है और वहीं पर स्टेप मदर भी उसकी एंटर हो जाती है उसी रूम में। वो आकर ही कहने लगती है तुम्हें लगता है कि तुम वापस आ गई और तुम सब कुछ हथियार लोगी यहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी बेटी और मैं इतने सालों से यहाँ पर है। तुम्हारा फादर बिल्कुल तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला है, और ग्रैंडमा वो तो पता नहीं कब चली जाएगी। उसके बाद तुम्हारा कौन ही साथ देगा, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम ये लड़ाई झगड़ा यहाँ पर बंद कर दो, क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं बचने वाला है। लेकिन जिया भी वहां से बाहर चली जाती है और कहती है आप लोग को भी जो भी करना है कर लो। वहां पर ही एक और सर्वेंट को वो बुलाती है। सुबह हो गई है। सुबह हम देखते हैं कि वहां पर ही पैलेस की तरफ से एक आंटी आई है जो कहती है आपकी बेटी को ले जाना है मुझे। सब कहते हैं मेरी बेटी को।
वो समझने लगते हैं जाओ के बारे में बात हो रही है और सब खुश हो जाते हैं। अब वो कहती है कि आपकी बेटी मेडिकल स्किल्स में बहुत ज्यादा अच्छी है, उसे लेके जाना है। सब कह रहे हैं मेडिकल स्किल्स में, उन्हें पता है कि ये बात जिया की कर रही है। वो वहां पर ही जानबूझ के जाओ को भेजना चाह रहे हैं ताकि ये जाए वहां पर। अब उसकी माँ कहती है, तो वो आंटी कह रही है नहीं नहीं आपकी दूसरी बेटी के बारे में बात हो रही है। जिया का फादर सुनता है अच्छा अच्छा उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। सर्वेंट को कहता है ले जाओ बाहर। और वो जैसे ही बाहर आता है तो जिया को देख के बोलने लगता है देखो देखो तुमसे कौन मिलने आया है। वो आंटी स्माइल कर रही है और जिया देखती है ये सब लोग अब हंस क्यों रहे हैं। उसका फादर जो थोड़ी देर पहले उसे कह रहा था तुम बाहर नहीं जा सकती, अब उसे डांटने लगता है कि पैलेस की तरफ से लोग आए हैं। उसकी वाइफ कुछ बोलने लगती है तो वो उसे भी डांट देते हैं, चुप करो अभी, तुम चुप करो बिल्कुल। वो वहां पर ही उसे कहता है अभी तुम्हें इनके साथ जाना होगा प्लीज। जिया वहां पर देखती है ये पैलेस की तरफ से आंटी आई है तो वो उसके साथ चली जाती है और सामने ही देख रही है कोई उसका वेट कर रहा था आने का। उसे कहा जाता है हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो। वो कहती है जी। तो उसे बताया जाता है कि मेरी माँ है, उनका इलाज करना है तुम्हें, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, वो ठीक नहीं हो रही है, क्या पता तुम उनका इलाज कर पाओ, इतनी कोशिश की है लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही है। अब वो वहीं से उनके साथ अंदर की तरफ जाने लगती है और देखती है क्या है ये, उठाओ इसको। और सारी चीजें जो मीठी चीजें पड़ी थी उनको उठवा देती है। इसके बाद वो ग्रैंडमा को चेक करने लगती है और वहां पर ही बताया जाता है कि ग्रैंडमा मीठी चीजें बहुत ज्यादा खाती हैं। अब वो डिटेक्ट कर लेती है कि इनमें बहुत ज्यादा शुगर हो गई है इनकी बॉडी में और इनको डायबिटीज हो गया है, जिसका पुराने जमाने में अभी अच्छे से किसी को पता भी नहीं है। वो वहां पर एक्यूपंक्चर से इलाज करती है। इसके बाद आंटी कहती है वाह ग्रैंडमा तो ठीक लग रही है पहले से, क्योंकि उन्हें होश आ गया है। अब वो कहती है ये मीठी चीजें बहुत ज्यादा खाती हैं और मैं इनको मना भी करती हूँ लेकिन फिर भी इन्हें शौक है। वहीं पर वो कहने लगती है देखिए इनकी बॉडी में मीठा बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी आप लोग को समझ नहीं आ रहा लेकिन इसकी वजह से इन्हें इफेक्ट हो रहा है, तो इनको मीठी चीजें आप लोगों ने बहुत कम देनी है, ना होने के बराबर। और ग्रैंडमा जितनी भी जिद करे उन्हें ये वाला खाना मीठा नहीं देना है। इसके बाद वो सब कुछ बताने लगती है कि उन्हें क्या दिया जाए। बेटी परेशान हो गई है ग्रैंडमा की, तो वो बता रही है कि इन्हें ये वाली चीजें दी जाए। वो सारी लिस्ट भी बताती है और उसके बाद एक मेडिसिन भी लिख के दे जाती है। ग्रैंडमा भी उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही है। वापस जाते हुए कैरिज में एकदम से कैरिज उल्टने लगता है, जैसे कुछ हो रहा है। घोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है और वहीं पर एक और लड़के को देखते हैं। वहीं पर प्रिंस डैन को देखते हैं। वो आगे जा रहा था तो उसे सर्वेंट रोक लेता है। वो कह रहा था मैं कैरिज को रोकने जा रहा था। बोलता है अगर तुम मुझे ना रोकते हो तो अभी तक कैरिज को मैं जाकर वहां पर उन लड़कियों को बचा लेता। जिया वहीं पर देख रही है क्या चल रहा है, कैरिज को एकदम से क्या हो गया, और मेड भी देखने लगती है। वो दोनों बाहर की तरफ आती हैं, किसने हमें बचाया है। तो एक गार्ड उनके सामने है, असल में ये प्रिंस रूही का गार्ड है। वो उन्हें थैंक यू करती है। एकदम से उसे एक लड़का नजर आया है तो वो उसका बाजू देखती है, इसको क्या हो गया, उसे चोट लगी है। कहती है रुको रुको मैं ठीक कर देती हूँ। प्रिंस रूही सामने उसे देख रहा है। वो जोर से उसे कहती है मैं एकदम से झटका मारूंगी ना और तुम्हारा बाजू ठीक हो जाएगा। एकदम से सामने एक सर्वेंट गिरने लगता है तो उसका शूज उतर जाता है। वो शूज उतारती है, उसके मुंह में डाल देती है और एकदम से उसके बाजू पे झटका मारती है। तो प्रिंस डैन देख रहा है ये क्या हो रहा है, क्या किया तुमने। बोलती है ठीक हो गए हो। उसे बहुत ज्यादा अजीब भी लग रहा है, उसके मुंह में शूज डाल दिया गया था। कहती है आप देखो तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा ना, तुम्हारा बाजू बिल्कुल हिल रहा है। प्रिंस डैन उसे कहने लगता है सच में मुझे पेन नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता था तुम ठीक कर दोगी। बोलती है हाँ बस इसीलिए मैं करी थी और तो कुछ नहीं। सामने वो उसे कहती है मैं डॉक्टर हूँ अगर तुम्हें पता हो तो। प्रिंस डैन उसे थैंक यू बोलना चाह रहा है वहां पर। कहता है अच्छा थैंक यू, अब तुमने मुझे बचाया। तो वो उसे कहती है अच्छे से तुम थैंक यू भी नहीं कर पा रहे, इतना कौन सा एटीट्यूड आ गया तुम में। वहीं पर प्रिंस रूही को गार्ड सामने खड़ा है और वो बता रहा है कि ये लड़की तो बहुत अच्छे से इलाज कर लेती है, क्यों ना आपकी टांगों का इलाज भी इससे करवाया जाए। रूही पूछता है इसके बारे में पता लगवाया। तो गार्ड कहने लगता है इसके बारे में पता चला है कि इसको फादर ने भेज दिया था गांव में, बहुत सालों बाद ये वापस आई है, ये इसकी हैंड राइटिंग है जो कि ये मेडिसिन लिखती रहती है। अब प्रिंस देखता है इसकी हैंड राइटिंग तो बड़ी यूनिक लग रही है और वहीं पर ये देखकर स्माइल करने लगता है और गार्ड को कहता है कि इसे बुलवाओ और फिर मैं देखता हूँ ये क्या कर सकती है मेरे बारे में। दूसरी तरफ हम क्या ही देख रहे हैं कि जैसे ही जिया घर वापस आती है, वो एंटर ही होती है तो उसका फादर डांटने लगता है कि तुम बाहर क्या कर रही थी और ये तुम कहाँ पर गई थी। उनको बताया गया है कि वो ग्रैंडमा को ठीक करने गई थी पैलेस में। कहती है मैं गई थी। तो उसका फादर कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ पर गई थी, और अगर तुम्हारी वजह से उस ग्रैंडमा को कुछ हो गया ना तो फिर हमारी पूरे खानदान को मार दिया जाएगा। उसकी माँ भी कहने लगती है स्टेप मदर तुम हमें फंसाना चाहती हो ना, जानबूझ के कर रही हो। जिया कहती है मैं सिर्फ इलाज करने गई थी और
और मैं उन्हें ठीक भी करी हूँ। आप लोग को किसने कहा कि मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाऊंगी? अब वो कहती है आपके सामने मैं एक और आदमी को भी लेकर आई हूँ। अब वो एक और आदमी को लेकर आती है और उसके बारे में बताने लगती है। पहले तो इसके बारे में बताइए ना कि इसने हमारे कैरेज को खराब क्यों किया था, मुझे जान से मारने की कोशिश की। अब ये पहले बताएगा कि इसको किसने कहा था ये सब करने के लिए। अब वो जैसे ही उससे पूछा जाता है, साथ में मेड कहने लगती है कुछ तो जरूर गड़बड़ है, ये किसका नाम ले रहा है। वो वहीं पर उसकी स्टेप मदर का नाम लेता है तो वो बोलने लगती है ऐसा कुछ है ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा क्यों करूंगी। बोलती है क्यों झूठ बोलेगा, ये आपने ये सब करवाया होगा मुझे मरवाने के लिए। वहां पर ये जाओ भी फंस जाती है और उसकी मदर भी। ये बात चल ही रही होती है कि पैलेस की तरफ से सर्वेंट आता है और कहता है कि यहाँ पर आप लोग के लिए कुछ लाया गया है। ये सुनकर उसका फादर बहुत ही खुश हो जाता है कि ये क्या है, इसमें क्या चीज है। तो उन्हें बताया जाता है कि ग्रैंडमा को ठीक करने पर इसे ये इनाम दिया गया पैलेस की तरफ से। ये देख के वो हैरान रह जाता है कि इतने सारे जेवरात है। सिया कहने लगती है ये तो मेरे लिए गिफ्ट है, तो ये मेरे पास ही रहेगा ना। वहीं पर वो आंटी कहती है बिल्कुल ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे पास ही रहेगा। उसका फादर कहता है ये बेटी तो हमारी ही है ना, तो हाफ हम भी रख सकते हैं यहाँ पर। वो वहां पर बोलती है आपकी क्या बेटी, आप तो मुझसे बिहेव ही नहीं अच्छा करना चाहते, जो मुझे मारना चाहते हैं उनको भी आप सजा नहीं दे रहे। उसकी स्टेप मदर भी वहां पर चुप हो गई है। वहीं पर वो आंटी कहती है ये तो गलत बात है और आपको इसे सजा तो देनी चाहिए। फादर हंसने लगता है और उसकी स्टेप मदर बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो बोलने लगती है मैं तो आई थी तो आप लोग मुझे मानने से ही इनकार कर रहे थे। के जाने के बाद जिया वहीं पर पैसों को देखने लगती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही है, इतना ज्यादा इनाम मिला है मुझे, और जाओ को चिढ़ाने लगती है। जाओ के पास कुछ भी नहीं आता है। सब वहां पर देखते हैं और बाहर चले जाते हैं और उस आदमी को भी पकड़ा जा रहा है, उसे भी सजा दी जा रही है। उसकी स्टेप मदर देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है कि इसके पास सब कुछ चला गया है। अब वो कैरेज में बैठकर जा रही है कि मैं तो बहुत अमीर होगी, मैंने सोचा भी नहीं था कितने ज्यादा पैसे मुझे मिलेंगे। वहीं पर मेड कह रही है मैं आपका हमेशा साथ दूंगी। अब उसे प्रिंस रुई ने बुलवाया है। वो सोच रही है अब पता नहीं किसने बुलवाया होगा मुझे। जैसे ही कैरेज एक बहुत बड़े पैलेस के सामने रुकता है तो वो देख के हैरान हो जाती है। सामने गार्ड को देखती है जो उसे कह रहा है अंदर चलिए, तो वो उसे देख के पहचान जाती है तुम तो वही हो ना जिसने हमें कैरेज में बचाया था। वो कहता है हाँ मैं वही हूँ। अब उसे थैंक यू करने लगती है, चलो किसका इलाज करना है, चलो साथ चलते हैं। सामने ही वो प्रिंस को लेकर आता है। प्रिंस रूही वहां पर पैरेट के साथ खेल रहा था। वो उसे दूर से देखती है प्रिंस को बैठे हुए तो इम्प्रेस होने लगती है और उसे याद आता है ये हैंडसम प्रिंस मैंने कहीं देखा है, मुझे लगता है। उसे याद आने लगता है ये तो बहुत हैंडसम है। इसके बाद वो सामने आकर कहती है प्रिंस रूही आपने मुझे बुलवाया है किस काम के लिए। तो वो उसे कहने लगता है इलाज के लिए, और गार्ड कहता है इनकी टांगों का इलाज करना है। वो वहां पर ही देखती है लेकिन ये तो प्रिंस रूही है। बोलने लगती है मैं इतनी ज्यादा अच्छी डॉक्टर नहीं हूँ, अगर गलत हो गया तो। प्रिंस वहां पर ही देखने लगता है, ये डर रही है। वो गार्ड को कहता है तुम चले जाओ, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। उन दोनों को जाने का बोलता है। गार्ड भी चला जाता है और मेड भी चली जाती है। पीछे प्रिंस रूही और जिया बचते हैं। वो पास आकर बैठ गई है तो प्रिंस उसे बता रहा है कि उसकी टांगों के बारे में उसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, कुछ नहीं हो सकता। अब वो कहती है अच्छा ये बात है, तो आपको क्या यकीन है कि मैं ठीक कर लूंगी। प्रिंस उसे कहता है मैंने सुना है कि तुमने काफी लोगों का इलाज किया और वो ठीक हो गए थे। अब वो कहती है लेकिन वहां पर ही सोच रही है प्रिंस ने अपनी टांगों पे ये रखा हुआ क्यों है। अब वो कपड़ा उठाती है और कह रही है मुझे देखना होगा, पहले चेक करना होगा। वहां पर ही प्रिंस को देखती है और कहती है तुम मुझे जान से तो नहीं मार दोगे अगर मैं अच्छे से इलाज नहीं कर पाऊंगी। प्रिंस कहता है इतनी भी कोई बात नहीं है, मैं इतना भी कोई जालिम नहीं हूं कि मैं ऐसे ही तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वो चेक करती है प्रिंस की टांगों को। प्रिंस थोड़ा शाय भी होने लगता है। बोलती है इसका इलाज मैं कर सकती हूँ, मैंने इसे चेक किया है, ये आपकी टांगे ठीक हो सकती हैं लेकिन 100% नहीं बोल सकती हूँ। आगे जाकर आप मुझे जान से मत मारिएगा अगर मैंने कुछ ना किया तो। वहां पर ही प्रिंस कहता है लेकिन मुझे पता है कि तुम ट्राई जरूर करोगी और अपना बेस्ट ट्राई करोगी, इसीलिए मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि तुमने बाकियों का भी इलाज किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ट्राई करो। अब वो प्रिंस की बात सुनती है। प्रिंस उसे कह रहा है कि वो कैसे लड़ता था लेकिन अब टांगों की वजह से। बोलती है ठीक है मैं कोशिश जरूर करूंगी। प्रिंस उसे कहता है ठीक है इस जगह पे आ जाना, इस टाइम पे आ जाना। वो प्रिंस को एक्यूपंक्चर टेक्निक के बारे में बताने लगती है कि ठीक है मैं आपके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करूंगी और मुझे उम्मीद है कि आपकी टांगे जल्दी ठीक हो जाएंगी, पहले आपको अंदर चलना होगा। अब वो अंदर लेकर जाती है और वहीं पर देखने लगती है ये पॉट कितना ही ज्यादा अच्छा है, मैंने पहली बार देखा है। प्रिंस वहां पर स्माइल करने लगता है, उसे
देख के कि ये कैसी चीजों को देख रही है। फिर वो कहती है सॉरी सॉरी प्रिंस, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी अंदर आकर, सॉरी, चलिए अब इलाज शुरू करते हैं। वो बात पे वहां पर लाने को बोलती है बहुत सारा पानी, और प्रिंस को कहती है कि आप बेड पर बैठ जाइए। प्रिंस उसे देखते क्या बोल रही हो तुम, क्योंकि वो टांगों से कपड़ा हटाने का बोल रही है, और इसके बाद वहीं पर एक्यूपंक्चर से वहां पर टांगों को चेक भी करने लगती है। तो उसे याद आता है कि उसने ड्रीम में जब प्रिंस को देखा था तो वो कुछ ऐसे ही इलाज कर रही थी, और ये ऐसे सच हो गया ड्रीम। उसने यकीन नहीं कर पा रही कि ये सच हो गया ड्रीम। वो वहां पर ही प्रिंस को कहती है आपको पता है कि मैंने कुछ ड्रीम में भी ऐसा ही देखा था। प्रिंस कहता है क्या मतलब? वो बोल रही है देखिए प्रिंस, मुझे कुछ ऐसा ही नजर आया था। प्रिंस जैसे ही सो गया है तो उसे थोड़ी देर बाद होश आता है। वो देखता है कि मैं सो गया था। जिया उसे बता रही है ये जो मैंने इलाज का प्रोसेस किया ना, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपकी टांगे अब पहले से ठीक हो रही हैं। प्रिंस उसके बैठ जाता है और वो नर्वस सा फील कर रहा है। जिया कहती है कि अब आपको कैसी फीलिंग आ रही है? तब तक गार्ड भी अंदर आता है प्रिंस को देखने के लिए कि काफी टाइम हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं आपको देख लूं। जिया उसको चेक कर रही है और कह रही है कि अब पहले से ठीक हो रहा है। प्रिंस वहीं पर कहते हैं कि अब मुझे ठीक लग रहा है और मुझे लगता है कि तुम्हारा मेथड काम करेगा। वो उसका मुंह बंद करवा देती है और कहती है एक बार मेरी बात सुनो, इस रूम में तुम नहीं रुकने वाले हो। कहते हैं इस रूम में क्या है? अब वो बोलती है ये रूम ड्राई नहीं है, तुम्हें किसी ड्राई जगह पर जाना होगा जल्दी ठीक करना है। तो गार्ड कहता है मुझे पता है, मैं अरेंज करूंगा। वो गार्ड को कहती है अरेंज करो एक और रूम, ये रूम बिल्कुल ठीक नहीं है, और रूम अरेंज करो प्रिंस के लिए, उसमें ये रुकेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें मेरी इंस्ट्रक्शंस माननी होंगी। वो ये बात बताती है। इसके बाद गार्ड उसे लेकर जा रहा है वापस छोड़ने के लिए, और जाते जाते वो उसे पैसे देता है। जैसे ही वो पैसों को देखती है, इतने ज्यादा पैसों को गिनने लगती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसने कितने ज्यादा पैसे कमा लिए हैं, और वापस जाने लगती है। रिया वापस आती है तो ग्रैंडमा बाहर टहल रही होती है। उसे कहती है तुम कहाँ पर गई थी? बोलती है मैं किसी का इलाज करने गई थी। ग्रैंडमा बहुत खुश हो रही है उसके बारे में कि तुम मुझे भी ठीक कर रही हो और लोगों को भी। एकदम से ग्रैंडमा पर सांप का अटैक होने लगता है। अभी शुक्र है कि सामने मेड थी और वो ग्रैंडमा को बचा लेती है और सांप को मार देती है जल्दी से। सांप इतने बड़े बड़े थे कि जिया भी देख के हैरान हो जाती है, ये सांप अचानक से कहाँ से आ गए? मेड कहती है इतने बड़े सांप अचानक से कैसे आ गए, और हम तो हमेशा ही यहाँ पर ही रहते हैं, कभी नहीं सांपों को देखा। जिया कहती है ये 3 साल के सांप लग रहे हैं, लेकिन एकदम से 3 साल का सांप यहाँ पर कैसे आ गए जब इतने टाइम से हमने कोई सांप नहीं देखा है? उनको शक होता है। वो वहां पर ही मेड को बुला लेती है और कहती है मुझे सच से बताओ कि तुम्हें कैसे पता था कि ये सांप यहाँ पर है? वो वहां पर ही नाम लेती है और बताने लगती है जाओ ने उसे ये सब करने को कहा था। ये सब सुनती है ग्रैंडमा बहुत परेशान हो जाती है कि उसकी अपनी ग्रैंड डॉटर उस पर अटैक करवा रही है। वो मेड सबको बता देती है मैं मजबूर थी इसलिए मुझे करना पड़ा। जैसे ही वो जाओ को बताती है, अब जाओ को देख रहा है, वो समझ रही थी कि अटैक अब हो गया होगा और उसकी वजह से अब बहुत ज्यादा तकलीफ में होगी जिया। लेकिन वो जैसे ही रूम के अंदर देखने के लिए घुसती है तो एकदम से वो सामने देखती है ये क्या, वहां से ही बेहोश हो जाती है। उसे शक हो गया कि शायद इन्हें पता चल गया, तो वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है। जिया सामने आती है और कहती है अगर तुम अभी नहीं उठी ना तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अभी तुम बेहोश हो ना, तुम्हारे मुंह के अंदर मैं सांप डाल दूंगी और तुम्हारे पेट तक जाएगा। वो वहां पर ही एकदम से उठ जाती है। जिया उसे कह रही है तुम बेहोशी का सिर्फ नाटक कर रही थी और दूसरों पे अटैक करने के बाद अब खुद डर गई हो, अब सच्चाई का सामना नहीं कर पा रही हो, और तुमने अपनी ही ग्रैंडमा को मारने की कोशिश की। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? ग्रैंडमा भी सामने बैठी है और वो भी देखने लगती है जिया को। वहां पर ही जिया उसे कहती है अभी सच बताओ वरना मैं तुम्हारे मुंह में सांप डालूंगी और तुम्हारे पूरे पेट तक सांप जाएगा, और फिर देखना कि तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम रोक नहीं पाओगी। जिया उसे कहने लगती है तुम जब से आई हो ना मुझे तुम्हारे साथ बहुत बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम यहाँ पर आकर मेरी जगह ले रही हो। जिया उसे कहती है सिर्फ इस वजह से तुम अटैक करवा रही थी, अभी चली जाओ यहाँ से वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिया वहीं से भाग रही है और जिया उसे भागते हुए देखती है तो वहीं पर हंसने लगती है। जिया वहीं से बाहर आती है रूम से बाहर, तो वो सामने उस मेड को देखती है और वो मेड माफी मांग रही है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी गलती होगी। जिया कहती है कोई छोटी गलती होती तो फिर माफ कर देती, लेकिन यहाँ पर किसी की जान खतरे में आ गई थी इसीलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। अब वो अगले दिन फिर से प्रिंस रूई की तरफ आती है तो गार्ड उसे कह रहा है कि आपका इलाज तो बहुत अच्छा है और प्रिंस रूई पहले से ठीक हो रहे हैं। रिया जैसे ही अंदर आती है तो प्रिंस रूही उससे पूछने लगता है कि आज भी वही मेथड करना होगा। वो वहां पर ही कहती है हाँ प्रिंस आपको पता है पहले ही कि यही मेथड करना होता है, ड्रेस उतारनी होती है तो आपने इतनी पहनी क्यों है?
प्रिंस रूही वहीं पर थोड़ा सा शाय होने लगता है। वो बोलती है ये तो तरीका है ना, और वैसे भी आप ये मत समझिए कि मैं कुछ और ही समझ रही हूँ आपके बारे में, बल्कि मैं यहाँ पर एक डॉक्टर हूँ और आप मेरे पेशेंट हैं और यही काम है मेरा आपका इलाज करना। इसके बाद वो बैठ जाती है और वहीं पर एक्यूपंक्चर से देख रही है और कहती है ये बुक कौन सी है, आप कोई मेडिकल बुक पढ़ रहे हैं क्या? इसमें तो इलाज के बारे में लिखा होगा ना। वहीं पर प्रिंस रूही कहने लगता है हाँ मैं ये पढ़ता हूँ। वो वहां पर उसे देख के बताती है इसमें बहुत सारे अच्छे मेथड होंगे, मुझे भी इस तरह की बुक पढ़नी है। साथ में वो प्रिंस से बात भी करने लगती है। प्रिंस उसे कहता है मैं ये सोचता हूँ कि मैं काश अपने जो सिपाही हैं, जो अपनी आर्मी है, उसके लिए कुछ कर पाता। वो कहती है मेरे पास एक मेथड है। प्रिंस उसे बता रहा है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और मैं चाहता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम्स का कोई हल निकले। वो खड़ी होकर कहती है मुझे पता है एक मेथड, उस एक्यूपंक्चर से ना वो सब ठीक हो सकते हैं, उनका आधा प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। प्रिंस रूही कहने लगता है क्या सच में ऐसा हो सकता है? वो कहती है हाँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको सिखा दूंगी या फिर लोगों को ट्रेनिंग दे दूंगी, इससे आपका बहुत ज्यादा मसला हल हो सकता है। वो वहां पर इस बारे में बात करने लगती है। प्रिंस रूही देखता है एकदम से वो टकराती है और वो जैसे ही खड़ा हुआ है वो गिरने लगता है कि गार्ड अंदर एंटर हो जाता है। अब वो कहता है मैं तो बस यहाँ पर कुछ सूप देने आया था। प्रिंस रूही एकदम से नीचे गिर गया है क्योंकि वो खड़ा था और फिर से नीचे बैठ गया। की टांगे अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। गार्ड देखता है और कहता है मैं तो बस यहाँ पर सूप देने के लिए आया था। वो भी थोड़ा अजीब फील करने लगता है। अब वो देखती है प्रिंस आप एकदम से खड़े हो गए थे, इसका मतलब आपकी टांग ठीक हो तो रही है लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। वो वहां पर दोबारा से प्रिंस की टांग को चेक करने लगती है, परेशान भी हो रही है। बाहर एकदम से आवाजें आ रही हैं। प्रिंस वहां पर ही देखता है कि ये कौन सी आवाज आ रही है। साथ में वो उससे इम्प्रेस भी होता जा रहा है। जैसे जैसे वो प्रिंस का ध्यान रख रही है, जिया वहीं पर कुछ सोचने लगती है और प्रिंस देखता है कि क्या हो गया इसे, इसका मूड एकदम से खराब क्यों हो गया है। उसके जाने के बाद गार्ड वहीं पर खड़ा है और प्रिंस आराम से सूप पी रहा होता है। उसे कहने लगता है कि अब मेरी टांगे ठीक हो रही हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इसके बारे में बाहर अभी खबर नहीं फैलनी चाहिए। गार्ड वहीं पर सुनता है। वो कहता है ठीक है, मैं इस बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। दूसरी तरफ मेड को देखते हैं। कैरेज में बैठकर मेड कह रही है अभी तक आपने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। वो पैसों को गिनते हुए जा रही हैं। अब वो जैसे ही कैरेज से उतरती है, रास्ते में वो सामने ही उतरी है कोई चीजें लेने के लिए, तो उसे एक आदमी नजर आता है। वो वहां पर मेड से बात करती हुई जाती है कि एक आदमी नजर आया है जिसकी टांग टूटी हुई है, वो बहुत ही बूढ़ा है। उसका बेटा खड़ा हुआ है जो बता रहा है कि किस फैमिली ने उनके साथ ये सब कुछ किया है। अब वो पूछती है सच में इनकी टांग जानबूझ के तोड़ी गई है? वो बताने लगते हैं हाँ, हम वहां से पैसे लेने गए थे अपने काम के, लेकिन उन लोगों ने मेरे फादर को मारा और टांग ही तोड़ दी। अब देखो मेरे फादर की क्या हालत हो गई है। अपनी कंडीशन बताने लगता है। मेड कहती है मिस वो लोग तो बिल्कुल ही जानवर हैं, उनसे तो निपटना ही पड़ेगा, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। वो उसी की शॉप पे आ जाते हैं और जैसे ही आती है सामने एक आंटी खड़ी है। कहती है तुम फर्स्ट टाइम आई हो? वहीं पर मेड कहने लगती है आप ही है ना? उसका नाम पूछने लगती है तो वो बोलती है हाँ मेरा यही नाम है और तुम लोग पहली दफा मेरी शॉप पे आई हो, मैंने पहले कभी देखा नहीं तुम लोगों को। वो वहां पर ही आंटी बहुत ज्यादा अच्छे से बात करी है और अमीर भी लग रही है, लेकिन उनको पता है कि इसका बिल्कुल भी काम अच्छा नहीं है और इस फैमिली ने किया ये सब कुछ। मेड जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो उसे रोक के कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही थी और उन लोग के साथ क्या बिहेव किया था? वो आंटी नीचे बैठ जाती है। उसे पता चलता है कि ये तो प्रिंस का इलाज भी करती रही है, डॉक्टर है। आंटी डर के नीचे बैठ गई है कि सामने एक और आदमी आ जाता है उसका साथ देने के लिए, उसका हस्बैंड, और कहता है बात करनी है तो मुझसे करो, मैं यहाँ पे सामने आ गया हूँ, मुझसे बात करो जो भी करनी है। अब वहीं पर जिया उसे देखती है और कहती है ठीक है तुम कह रहे हो ना तुमसे बात करूँ, तो ठीक है तुम ही से बात कर लेते हैं। वहां पर ही मेड भी उसकी अच्छे से मुकाबला कर रही है और वो उन सबको गिरा देती है नीचे। इसके बाद थोड़ी देर बाद बहुत सारे लोगों को वो सबक सिखा देते हैं। बाहर जो आदमी था उसको वो बहुत ज्यादा मारती है और कहती है अब बताओ कि तुमने उन लोगों के साथ क्या किया, उस आदमी की टांग क्यों तोड़ी? अब वो आदमी जिसे बहुत ज्यादा मार पड़ी है वो उठ भी नहीं पा रहा है और उसे चोटें भी बहुत ज्यादा लग गई हैं। सामने ही जिया बैठी होती है और कहती है अब तुम लोग क्या चाहते हो कि तुम लोग के साथ क्या बिहेव किया जाए? वो आदमी बेहोश हो गया है। जिया को एक और आदमी वहां पर लेकर जाता है अंदर और कहने लगता है काम डाउन हो जाओ, मैंने सुना है कि तुम वहां पर शॉप पर गई थी, वो शॉप मेरी ही थी। अब वो बोलती है अच्छा लेकिन वहां पर काम करने वाला आदमी वो अच्छा नहीं है। अब वो कहता है मुझे पता है कि उसका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा हो जाएगा। वो उसे टी पीने को बोल रहा है तो जिया कहती है मुझे लगता है कि आप कोई ज्यादा ही जल्दी नहीं है टी देने में, मुझे तो ऐसे लग रहा है कुछ गड़बड़ जरूर है। वो आदमी चुप कर जाता है। अब जिया खड़ी हो जाती है और कहती है कि सजा तो मिलनी चाहिए इन लोगों को, आपको क्या लगता है कि मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूं?
वहीं से एकदम से उस पे अटैक होने लगता है। तो वो चालाकी से वहां पर अपने ऊपर कपड़ा कर लेती है और ऐसे शो करवाती है कि अंदर आग लग गई है। बहुत सारे लोग बाहर जमा हो जाते हैं और वो बाहर आ जाती है। जैसे ही वहां पर शोर हुआ है तो बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। सारे लोग इधर उधर से आ जाते हैं। वह आदमी जो बाहर बैठा था अभी तक वहीं पर है, उसे भी पकड़ लिया जाता है क्योंकि गार्ड आ गया है प्रिंस रूई की तरफ से और वो उसकी हेल्प करता है पकड़ने में। अब सबको पता चलता है प्रिंस रूई की तरफ से गार्ड आया और वो आदमी जिसके साथ इन लोगों ने बुरा बिहेव किया था वो जिया को थैंक यू बोल रहा है। वो दूर से देखती है, प्रिंस रूई तुमने मेरी हेल्प की है, तुम्हें पता चल गया मैं यहाँ पर हूँ, इन लोग को सजा मिलनी चाहिए। गार्ड को कहा जाता है इनको जेल में डलवाओ और वहीं पर सारा मामला खत्म हो जाता है। गार्ड वहीं पर कहता है मैंने उनको जेल में डाल दिया है जैसा कि आपने कहा था। सामने कुछ चीजें पड़ी हुई हैं और वो देख रहा है। इसके बाद जिया अगले दिन आई है तो वहीं पर सर्वेंट बता रहा है अब प्रिंस ठीक हो रहे हैं। प्रिंस वहां पर कहता है ये क्या है, तो जिया उसे बता रही है ये न्यू मेडिसिन है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, इससे तुम्हें बात लेना होगा रोज, इसके बाद तुम्हारी टांग और ज्यादा ठीक होने लगेगी। सर्वेंट कहता है क्या आप हेल्प करेंगी इनकी, तो वो कहती है हाँ ठीक है मैं ही हेल्प कर देती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंस को, जैसे ही वो बैठा है तो वहीं पर वो उसे चेक करने लगती है। उसे ऐसा लगता है इसकी किडनी की डेफिशिएंसी हो रही है और वो उसे चेक करती है। प्रिंस देखता है, वो जैसे ही आराम कर रहा था तो वो उसे पूछती है कैसे हो, तो प्रिंस बता रहा है कि अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ। वो उसे और मेडिसिन भी पिलाने लगती है और उसे कहती है ये पी लो। जैसे ही वो अच्छे से प्रिंस का ध्यान रख रही है तो प्रिंस रूई उससे और ज्यादा इम्प्रेस होता जा रहा है जैसे ही टाइम गुजर रहा है। तो अब वो जिया को देखता है कि वो वहां पर ही बैठे बैठे सो रही है। थोड़ी देर गुजरती है 5 मिनट, तो वो देखता है कि वो तो सो ही गई है और वो देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा है जिया को। इसके बाद एकदम से रुक जाता है। प्रिंस वहां पर बैठ गया आराम से बात लेने के बाद थोड़ी देर बाद। अब वो देखता है कि बहुत सारी लड़कियां वहां पर आई हैं, ऐसे लग रही हैं दिखने में कि जैसे डांसर हो, काफी ब्यूटीफुल भी लग रही हैं। वहां पर इस सर्वेंट से पूछता है ये सब क्या चल रहा है, तो सर्वेंट बताने लगता है कि ये सब एम्परर की तरफ से भेजी गई हैं ताकि आपको कोई लड़की पसंद आ जाए, आप उसे अपनी कंकोबाइन बना लें। अब वो कहते हैं ये सब ठीक नहीं है बिल्कुल भी। वो लड़की जैसे ही वहां पर उसके हैंड को टच करके गई थी तो प्रिंस वहां पर जाने के बाद उसके एकदम से पानी से अपने हाथ भी धोता है और कहता है ये सब ठीक नहीं है। गुस्सा होने लगता है ये क्या था, दोबारा से पानी से हाथ धोने लगता है। जैसे ही पानी से हाथ बार बार धो रहा है वो लड़की तो उठ के वहां से चली जाती है, लेकिन प्रिंस को काफी गुस्सा आ रहा है। वो सर्वेंट को कहता है चलो जाओ यहाँ से, ये सब क्या चल रहा है, मैंने नहीं कहा कि इनको लेकर आओ, तुम सब इनको क्यों लेकर आए। अपने हैंड को बहुत अच्छे से धोता है और अच्छे से साफ करने लगता है जोर जोर से। वहीं पर जिया एंटर होती है। जिया पूछ रही है आखिर क्या हो गया प्रिंस के हैंड को, ये दोबारा दोबारा हैंड को क्यों देख रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। प्रिंस वहां पर उसे कुछ बता नहीं पा रहा और वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सर्वेंट को कहने लगता है। जिया कहती है मुझे लगता है तुम्हारे हैंड पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये क्या है। वो गौर से देखने लगती है। सर्वेंट वहीं पर देख रहा है और उसे बता रही है इसके हैंड पर ना, ये मुझे लगता है ना यहाँ पर कुछ चोट लगी है, इसको एलर्जी तो नहीं होगी। प्रिंस देखने लगता है ये जिया कितनी टेंशन ले रही है मेरे बारे में, मेमोरीज को याद कर रहा है। रात को जब उसे नाइट में आ रहा था तो वह डर के उठा था, तो उस वक्त उसके हाथ पे चोट लग गई थी और जिया समझ रही है कि मुझे कुछ और ही हो गया। वो वहां पर ही देखने लगती है और कहती है इतनी ज्यादा चोट नहीं है, मुझे लगता है कि प्रिंस तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, तो मुझे कुछ ऐसी चीज करनी होगी जिससे तुम्हारी बॉडी अच्छी हो जाए। प्रिंस बोलने लगता है नहीं मैं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो बाहर चली जाती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वो देखती है कि प्रिंस एक मॉन्क के साथ बैठा हुआ है और वहीं पर उसके साथ गेम खेल रहा है, उससे बातें भी शेयर कर रहा है और वो मॉन्क उसका बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है। सर्वेंट बताने लगता है कि प्रिंस इस मॉन्क के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है इन दोनों की और ये इनके साथ बैठकर गेम खेलते हैं, अक्सर ऐसे बात होती है। वो दूर से देखती है, इसके बाद वो अंदर आ जाती है। सामने ही वो प्रिंस को दे रही है कुछ चीज और कहती है ये रख लीजिए, इससे आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी में ताकत आएगी। वो वहां पर बता रही है आज लास्ट ट्रीटमेंट था, तो प्रिंस उससे पूछता है फिर दोबारा तुम आओगी क्या। वो बताती है हाँ जब जरूरत पड़ी तो आऊंगी। अब वो बाइक जा रही है तो रास्ते में एक जगह पर इसे बहुत सारे फ्लावर्स नजर आते हैं। अंकल पूछ रहे हैं ये तुम क्या करने वाली हो इससे, तो वहीं पर वो कहती है ये बहुत यूजफुल होते हैं, इनकी हम टी बना सकते हैं जिससे बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी और इसके बाद इनके पत्तों को सुखा के इनके पिलोज भी बना सकते हैं। वो वहां पर कहती है मुझे ये फ्लावर्स लेने हैं और मैं तो चाहती हूँ कि इस जगह पर जो मैंने खरीदी है इस पे यही फ्लावर्स उगाऊं। सर्वेंट को देखते हैं कि वो अंदर प्रिंस के लिए कुछ लेकर आया है। प्रिंस पूछने लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वो कहता है हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मिस जिया के बारे में मैंने सुना है कि उन्होंने एक जगह खरीदी है और वहां पर बहुत सारे फ्लावर्स उगाना चाह रही हैं, वाइट फ्लावर्स।
प्रिंस ये सुनता है तो वो सोच रहा है कि वो जिया की हेल्प करे। वो वहां पर ही कहता है मुझे लगता है उसको पैसों की जरूरत होगी अगर वो ये करना चाहती है तो। सर्वेंट कहता है हाँ पैसों की तो जरूरत होगी, आप क्या सोच रहे हैं। वो सर्वेंट को दे भेजता है पैसे और जैसे ही सर्वेंट लेकर आया है तो जिया कह रही है ये सब क्या है, इतने ज्यादा पैसे। वो सोच रही है आखिर प्रिंस ने मुझे इतने पैसे क्यों दिए हैं, कुछ और तो नहीं है। वहां पर ही वो बोलने लगती है लेकिन मुझे इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। अब वो प्रिंस से मिलने के लिए आती है तो सैड लग रही है। प्रिंस तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था उसे देख के। वो वहीं पर कहती है कि प्रिंस आपने मुझे ये भेजा है। प्रिंस उसे देख रहा है कि क्या हो गया, ये पहले की तरह बिहेव नहीं कर रही है, पहले जैसे खुश हुआ करती थी। वो वहीं पर प्रिंस को पैसे वापस करने लगती है और कहती है ये बहुत ही ज्यादा है, मुझे लगता है कि मैंने जो आपका इलाज किया ना उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा होगा प्रिंस, और ये आपने मुझे क्यों दिया मुझे समझ नहीं आ रही। प्रिंस वहीं पर कहता है तुम्हारे लिए है और तुम रख लो और तो कहीं मेरा मतलब नहीं है। प्रिंस कहता है वापस करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये खुद तुम्हें दिया है और तुम इतनी ज्यादा शर्मिंदा क्यों हो रही हो, तुम ये डिजर्व करती हो, तुमने जैसे मेरा इलाज किया इतने अच्छे से, मुझे तो लगता है कि तुम्हें इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए। वो खुश हो जाती है और जल्दी से पैसे अपने पास रख लेती है। प्रिंस देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है उसके लिए। अब वो बाहर आई है शॉपिंग करने के लिए रात को, पैसे उसके पास काफी आ गए हैं तो ग्रैंडमा को भी लेकर आती है। ग्रैंडमा भी उसके साथ चलती हुई आ रही है। जैसे ही वो वहां पर गुजर रही होती है तो एकदम से सब लोग इकट्ठे हैं। वो भी सामने देखने लगती है कि ये है कौन। सामने प्रिंस डैन है जो अपने वहां पर स्किल दिखा रहा है और लोग देख के हैरान हो रहे हैं। इतने ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं उसे देखने के लिए कि वहां पर ही प्रिंस डैन सामने खड़ा हुआ है। एक दूसरे के ऊपर लोग आने लगते हैं और एक बच्चा नीचे गिर जाता है और कहता है प्लीज प्लीज मुझे उठाओ। जल्दी से जिया उसे उठाती है और देख रही है कितने लोग जख्मी हो गए हैं। वो बहुत मुश्किल से उस बच्चे को बचाती है जो नीचे गिर गया था। प्रिंस डैन सामने ही देखने लगता है और जिया को देखता है तो कहता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो कहती है क्यों, मैं क्यों पहचानूंगी। प्रिंस डैन कहता है मैं वही हूँ जो कैरेज के सामने जिसकी तुमने बाजू ठीक किया था। वो वहां पर देखती है अच्छा तुम वो, मुझे याद नहीं था। प्रिंस कहता है क्या हुआ इस बच्चे के साथ। वो वहां पर ही कहती है कुछ भी नहीं, तुम्हारी वजह से इतने लोग जमा हुए थे और देखो क्या हो गया, सब लोग एक दूसरे को धक्का देके आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इस तरह बिहेव करें। प्रिंस वहां पर उसे देख रहा है। वो समझ रहा है कि ये मेरे पीछे आई है, ये भी मुझे देखने आई है, मुझसे इंप्रेस हो रही है। उसे कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल जगह बनाऊंगा बैठने के लिए। वो कह रही है छोड़िए प्रिंस, ये आप क्या कर रहे हैं। दूर से वहीं पर सर्वेंट खड़ा है, गार्ड खड़ा है और प्रिंस उसे कहने लगता है प्रिंस रुई जाकर देखो ये क्या हो रहा है। वहीं पर हम देखते हैं उसको जाते हुए, वहां पर उसकी स्टेप सिस्टर भी देख रही है जाओ, और वो अपनी माँ को कहने लगती है इसकी हरकतें देखो। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रैंडमा ने अपने सब वहां पर दोस्तों को बुलाया है। आज उसकी बर्थडे हो रही है, सब लड़कियां वहां पर आ गई हैं। ग्रैंडमा कहती है सब यहाँ पर है, मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ। वहीं पर देखते हैं जिया को भी बुलाया गया है। सब लड़कियां कहने लगती हैं कि जिया आई है, बहुत सालों बाद ये गांव से वापस आई है और आज ये आ गई है तो बहुत ज्यादा हमें अच्छा लग रहा है, चलो एक गेम खेलते हैं। सबके पास एक एक फ्लावर आता है, उसके हिसाब से उन्हें ड्रेस डालना है। लेकिन जिया के पास कोई फ्लावर का नाम नहीं, एक एनिमल का नाम आ जाता है तो वो गुस्से में आ जाती है। सब कहने लगते हैं ये गांव से आई है ना, इसीलिए इसके हिस्से में एनिमल वाला नाम आ गया है। ये सुन के ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आने लगता है कि जिया की बेइज्जती हो रही है। जिया ग्रैंडमा को कहती है कोई बात नहीं। अब वो खड़ी हो जाती है और कहने लगती है एनिमल का नाम आया ना, कोई बात नहीं, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खड़ी हो जाती है और बोल रही है कि सजा मुझे मिलनी है तो साथ साथ ग्रैंडमा भी मेरे साथ एक कप वाइन का पियेंगे, क्योंकि ग्रैंडमा की आज बर्थडे हो रही है ना। ग्रैंडमा वहां पर ही उसे थोड़ा गुस्से से देखने लगती है। उसे भी पता था कि इसकी बेइज्जती सबके सामने होने वाली है। वो वहां पर ही बैठ जाती है और कहती है ग्रैंडमा क्यों, आप क्या कहती हैं, मैं इतने सालों बाद वापस आई हूँ, आप इतना भी नहीं कर सकती। वो कहने लगती है हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ एक कप वाइन का पीऊंगी। उसकी वाइन में जाओ ने कुछ पहले ही मिला दिया है और जिया वहां पे पी लेती है। ग्रैंडमा देखती है इसे क्या हो रहा है, चक्कर आ रहा है इसे जोर से। उसकी स्टेप मदर कहती है इसे रूम में ले जाना चाहिए। उन सब ने मिलके प्लान बनाया है जिया की वहां पे रेपुटेशन को खराब करने का। मेड वहां पर उसे जो डाल के देती है उसमें पहले ही ड्रग्स मिले हुए थे। सब कहने लगते हैं चलो चलो इसे लेके चलते हैं। सोच रही है अभी तक जिया वापस क्यों नहीं आई। पुरानी मेमोरीज में दिखाया जा रहा है कि जिया की स्टेप मदर ने पहले ही सब ये ग्रैंडमा के साथ प्लान कर लिया था और वो दोनों ये प्लान करके पहले ही बैठी थी कि उन्हें जिया की रेपुटेशन को खराब करना है। उसे ये था कि मेरी बेटी के सामने ये कुछ ना बने और मेरी बेटी सबसे आगे रहे, इसीलिए उन्होंने ये प्लान बनाकर रखा था।
ग्रैंडमा परेशान हो जाती है। सब कहते हैं चलो चलो रूम में चल के देखते हैं कि क्या चल रहा है, हमें कुछ खबर मिली है अजीब सी। जैसे ही रूम के अंदर सब एंटर होते हैं तो वहां पर उन्हें कोई और नहीं बल्कि जिया मिलती है। जिया तो वहां पर बाहर से आ रही होती है और वो कहती है क्या चल रहा है यहाँ पर, शोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं भी आके देख लूं। वहां पर ही उसकी स्टेप मदर कहती है तुमने कोई काला जादू किया है, तुमने मैजिक किया है। बोलने लगती है मैं क्या मैजिक करूंगी, तुम लोग मुझे फंसाना चाहते थे और खुद ही फंस गए हो। अगले दिन जिया कह रही है कि ये फ्लावर्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम टी भी बना सकते हैं और इसके पत्तों को सुखा के मैं पिलोज बना सकती हूँ और इससे अपना काम भी चलाऊंगी मैं। वो जैसे ही वहां पर कह रही है इससे मेरा बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस चलेगा, मुझे इस तरह के फ्लावर्स और भी उगाने हैं। सामने वो कैरेज में प्रिंस को देखती है जो वहां पर खड़ा होकर वेट कर रहा था। अब वो कैरेज में आकर बैठ जाती है और प्रिंस को कहने लगती है प्रिंस आपको पता है कि ये फ्लावर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इससे टी जो बनती है ना वो बहुत ज्यादा नरिशमेंट करती है हमारी बॉडी की। और प्रिंस कहता है अच्छा इससे पिलो भी बनता है, तो वो बताती है हाँ प्रिंस, और मैं तो सोच रही थी कि मैं ये पिलो बनाकर प्रिंस को गिफ्ट करूंगी, पता नहीं प्रिंस को अच्छा लगेगा या नहीं। प्रिंस वहां पर कहता है जरूर अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ सर्वेंट को देखते हैं, वो वहां पर कहते हैं कि हम जिस जगह पर आना चाहते थे वहां पहुंच गए। सामने ही उन्हें कोई नजर आता है, एक प्रिंस जो वहां पर देख रहा है अंदर की तरफ। प्रिंस रूही जल्दी से जिया को छुपा लेता है ताकि वो प्रिंस उसका फेस ना देख सके। अब वो बाहर ही बोलने लगता है ये लड़की कौन है अंदर, तो प्रिंस रूही उसे कहने लगता है ये जो भी है लेकिन तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम है इसीलिए तुमने कैरेज रोक दिया यहाँ पर। वो उसका फोर्थ ब्रदर है और कह रहा है कि नहीं प्रिंस मैं देखना चाहता था आखिर कौन सी लड़की है जिसको मेरा भाई लाइक कर रहा है, लेकिन मुझे तो इसका फेस भी नजर नहीं आ रहा है। एम्पर के सामने सब लोग इकट्ठे हो गए। एम्पर ने अपने सब बेटों को बुलाया है और वहीं पर हम जिया को देखते हैं, वो भी आ गई है। प्रिंस को भी देखते हैं, वो भी वहां पर है और कहता है ये लड़की कौन है, ये सर्वेंट है क्या। जिया वहां पर एज अ सर्वेंट ही बन के खड़ी हुई है और वो वहां पर देख रही है कि प्रिंस मेरे बारे में पूछ रहा है। सामने वो कहने लगता है हाँ मैंने तुम्हारे बारे में ही पूछा है। प्रिंस रूही कहने लगता है ये मेरी सर्वेंट है, मेरे लिए काम करती है और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पर ही प्रिंस कहता है अच्छा ये बात है, मैंने कुछ सुना था कुछ चीजों के बारे में तो मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में पूछ लूं। प्रिंस वहीं पे बोलने लगता है कि तुम मेरे भाई की स्पेशल सर्वेंट हो, क्यों ना आज हम दोनों एक मुकाबला लगाएं, तुम कितने ग्लास वाइन के पी सकती हो और मैं कितने पी सकता हूँ। वहीं पर वो कहने लगती है ठीक है प्रिंस अगर आप चाह रहे हैं, तो वो वहां पर मुकाबला तो एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन 3 ग्लास वाइन के पीने के बाद उसे जोर से चक्कर आने लगते हैं। प्रिंस तो और पी पा रहा है, प्रिंस रूही उसे कहता है मना करता है मत पियो, लेकिन वो वहां पर एक और ग्लास पी लेती है जिससे उसका सर पूरी तरह चकराने लगता है। प्रिंस सामने ही देखता है कि इसकी टॉलरेंस तो बहुत ज्यादा कम थी, वो वहां पर चकरा जाती है, उसका फेस भी रेड होने लगता है और प्रिंस रूही उसे देखता है मैंने इसे मना भी किया था फिर भी देखो अब क्या हालत होगी है इसकी। वो वहां पर ही बेहोश सी होने लगती है। जैसे ही वहां से गिरने लगती है प्रिंस रूही को अपने भाई पे गुस्सा आ रहा है कि इसने इसे ये करने को कहा था। इसके बाद वो उसे लेता है और वहां से लेकर चला जाता है रूम में। उसे देख रही कितनी ज्यादा अजीब लग रही है। फोर्थ प्रिंस वहीं पर प्रिंस रूही को देख रहा है। इसके बाद वो अपने आदमियों को कहते हैं चलो यहाँ से। देख रहा है कि लगता है ये लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंस रूही के लिए। प्रिंस रूही उसे देखता है तो सारी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है कि किस तरह जिया ने उसका ख्याल रखा था और किस तरह वो उसकी हेल्प कर रही थी। अब वो कहने लगता है तुम तो बहुत ज्यादा जिद्दी लड़की हो, मेरी बात भी नहीं मानती हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब वो ऐसे माइंड में ख्याल करने लगता है जैसे जिया से उसकी मैरिज हो गई है। जैसे ही वो रात को सोता है तो ड्रीम में भी कुछ इस तरह के ख्वाब देखने लगता है। अब वो सोच रहा है कि अगर ये रियल में हो जाए तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगा। सुबह को जिया की आंख खुलती है और वो उठती है तो देखती है सामने ही प्रिंस बैठा हुआ है जो बुक रीड कर रहा है और वो प्रिंस के रूम में है। तो वो बहुत ज्यादा अजीब फील करने लगती है, एम्बैरेसमेंट फील करने लगती है कि क्या हुआ था कल रात को, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, मुझे तो पता भी नहीं, सॉरी सॉरी प्रिंस आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। प्रिंस वहां पर देखता है और कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो उठती है तो वहां पर ही शीशे में अपने मुंह को देखने लगती है। स्वेल कैसे हो गया है, एकदम से ऐसे लग रहा है कि मेरा फेस सूज सा रहा है, अगर कोई बाहर से आएगा तो वो क्या कहेगा फिर मेरे बारे में। वो अजीब सा मेकअप करने लगती है। प्रिंस रूही वहां पर उसे देखता है ये क्या कर रही हो तुम। वो वहां पर ही बताती है मेकअप कर रही हूँ। अंदर फोर्थ प्रिंस एंटर होता है तो वहां पर ही वो स्माइल करने लगता है प्रिंस रूही उसे देख के। वो वहां पर कहता है ये सब क्या हो गया, तुमने फेस पे क्या लगा रखा है। तो उसे बताने लगती है मेरा फेस सूज गया इसीलिए मैंने ये लगाया है। प्रिंस रूही वहां पर देखने लगता है अपने फोर्थ प्रिंस ब्रदर को।
वहीं पर वो कहने लगता है जिया को, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। जिया वहीं से जा रही है बाहर की तरफ। सर्वेंट वहीं पर जिया को कहता है कि प्रिंस रूही के बारे में आपका क्या ख्याल है। अब वो देखने लगती है और कहती है क्या मतलब क्या ख्याल है। वो वहां पर ही कहती है नहीं नहीं तुम लोग गलत समझ रहे हो, प्रिंस रूही सिर्फ मेरे लिए एक पेशेंट है। सर्वेंट कहता है क्या सच में सिर्फ यही बात है। लेकिन वो जैसे ही वापस आती है तो उसे सारी मेमोरीज पुरानी याद आ रही है कि प्रिंस रूही कैसे ही उसकी हेल्प कर रहा था। मेड पूछने लगते हैं मिस क्या हो गया। कहती है कुछ नहीं, मुझे कुछ अजीब सा ही लग रहा है। गुजरते हुए सामने उसे एक लड़का मिलता है जो उसे पहचान जाता है, तो वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है और चाह रही है कि वो उससे कुछ ना बोले, लेकिन वो कहने लगता है प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। सामने उसे एक आदमी नजर आया जो काफी दुखी लग रहा है। अब वो देखती है हुआ क्या है। वो उसे अपनी शॉप में लेकर आते हैं, उसे बता रही है सारी चीजें देखो। कहने लगती है क्या हुआ इससे। कह रही है कि ये खराब हो रही है, बिकी भी नहीं है, पता नहीं हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, हमारा तो पूरा जो कारोबार है वो ही खराब हो रहा है। वो वहां पर एक और आदमी को देखती है जो आ गया उनसे पैसे लेने के लिए। तो लड़का कह रहा है पैसे दे देंगे, आगे हमारा सामान बिक नहीं रहा है। लेकिन वो कहता है टाइम हो गया और पैसे अभी मैं लेकर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सामने ही उन सबको रोक लेती है और जिया बोलने लगती है रुक जाइए, मैं अब बात करती हूँ। वो एक चीज बनाती है और उस लड़के को भी चखाती है और कहने लगती है ये चख के देखो कैसा बना है, ये हम बेचेंगे बना के और लोगों को देंगे तो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आएगा और लोग खरीदेंगे तो पैसे बनेंगे और फिर पैसे तुम वापस कर सकोगे। अब वो कहने लगते हैं कि इतनी आसानी से हम कर सकते हैं। तो वहां पर ही उस लड़के को रेसिपीज की बुक भी देने लगती है और कहती है ये पढ़ा करो, ये बहुत ज्यादा अच्छी रेसिपीज हैं। बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और वो चीज जो उन्होंने बनाई है जो काफी इजी भी है बनाना, वो वहां पर सबको देने लगते हैं, खिलाने लगते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। जैसे ही वो खाने लगते हैं तो उन्हें बहुत टेस्टी लग रही है। एक वहां पर लड़की आती है जो अपने बेटे के साथ आई है। वो अपने बेटे के लिए लेती है और उसे खिलाती है और जैसे ही उसका बेटा खाने लगता है तो उसकी गर्दन में अटक जाता है और सब देखते हैं क्या हो गया इसे। जल्दी से जिया आती है और कहती है रुको रुको, एकदम से रुक जाओ एकदम से। अब वो कहती है अपने बेटे को तुम इतना ज्यादा मुंह में डाल रही हो, देख तो रही हो। सब लोग उसे कहने लगते हैं ये क्या कर दिया तुमने, अब उसे सांस भी नहीं आ रहा है। जिया उसे ठीक करती है और उसके बाद बताने लगती है कि छोटे बच्चों को आराम से थोड़ा थोड़ा करके खिलाया करो। वो कहती है सॉरी मुझसे गलती हो गई। सब लोग आसपास खड़े हुए हैं और जिया उनको कहने लगती है कि अगर किसी की गर्दन में ऐसे खाना फंस जाता है ना तो उसको निकालने का भी एक तरीका होता है और आप लोग उसकी जान बचा सकते हो। वो सबको सिखाने लगती है कि कैसे आप लोग को करना है, अगर खाना फंस जाए बड़ा हो या छोटा उसको कैसे ट्रीट करना है। सब लोग वहां पर सीखने लगते हैं और जिया का थैंक यू करने लगते हैं। जिया वहीं पर कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और वो लड़की अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। अब रात हो गई है। जैसे ही जिया वापस जा रही है तो थोड़ा सा सैड फील कर रही होती है जाते हुए। सामने ही हम प्रिंस दैन को देखते हैं जो उसे रोक लेता है दोबारा से और उसे कहने लगता है कि तुम मुझे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रही, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था, तुम मुझसे अच्छे से बात ही नहीं कर रही, तुम्हें लगता है कि मेरे पीछे और कोई लड़की नहीं है, यहाँ से कूद के साबित करूंगा। अब वो देख रही थी ये क्या ड्रामा कर रहा है, लेकिन देखती ये तो सच में ही कूद गया। अगर ये मर गया तो वहीं पर जिया को अजीब लगने लगता है और वो भी उसके पीछे पानी में कूद रही है। लेकिन वो बाहर आ जाता है थोड़ी देर बाद और अपने शूज को भी साफ कर रहा है। वहां पर ही सामने प्रिंस रूही को देखता है कि ये देखो ये लड़की अब मेरे पीछे कूदी है ना। प्रिंस रूही उसे कहता है तुमने उसको पानी में डाल दिया और तुम खुद यहाँ पर बाहर आ गए हो। गार्ड भी कहने लगता है ये अच्छा नहीं किया तुमने। वो पानी से निकाल कर जिया को प्रिंस रूही लेकर आता है रूम में और देख रहा है कि ये तो बेहोश हो गई है और इसे बहुत ठंड भी लग रही है। गार्ड को कुछ लाने का बोलता है और उसके बाद उसे पहले हॉट बाथ में डाल देता है गर्म पानी में, ताकि उसकी बॉडी ठीक हो जाए। और वो सामने ही देखता है जिया को जो बेहोश है, तो उसे काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। उसे देखने लगता है कि देखो मैं हूँ सामने, तुम ठीक हो ना। वो सामने देखती है कि प्रिंस रूही है तो बहुत खुश हो जाती है और उसे होश भी आने लगता है। वहीं पर थोड़ा थोड़ा उसे होश आने लगता है। अब वो प्रिंस रूही को देखती है तो उसे थैंक यू बोल रही है। इसके बाद प्रिंस रूही उसे लिटा देता है और देख रहा है कि तुम्हारी ये हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। उसको ना सबक सिखाना होगा उस प्रिंस दैन को, उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसके बाद वो उसके लिए मेडिसिन मंगवाता है और उसे पिलाने लगता है। जिया के होश आने के बाद मेड वहां पर बैठती है और उसे बता रही है कि प्रिंस आपके बारे में कितना ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो सारी मेमोरीज उसे बताने लगती है तो वो याद कर रही है, मुझे लगा कि मैं सिर्फ अपने ख्वाब में देख रही हूँ। थोड़ी देर बाद प्रिंस रोई वहां पर आता है उससे बात करने के लिए और उसे कहता है देखो ये प्रिंस दैन ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है और तुम उसके पीछे कूद गई, तुम्हें लगा कि वो अपनी जान देने वाला है, लेकिन वो तो वापस आ गया था और तुम यहाँ पर थी तो मैंने देखा कि मैं तुम्हें बचा लूं, उसी जगह से मैं गुजर रहा था।
जिया भी नोटिस कर रही है कि प्रिंस उसका कुछ एक्स्ट्रा ही ख्याल रख रहा है। अब बाहर आता है प्रिंस वहीं पर गार्ड के साथ और प्रैक्टिस कर रहा है और गार्ड से बातचीत भी करने लगता है। अंदर हम जिया को देखते हैं, वो बैठी है और पहले से अच्छा फील कर रही है। अब वो रूम के अंदर है, मेड भी उसके साथ है और वो वहां पर ही आसपास रूम को देखने लगती है तो उसे एक बॉक्स नजर आता है। उस बॉक्स के अंदर वो चेक करती है, वहां पर ही देखने लगती है क्या है इसके अंदर, तो उसे मार्क्स मिलता है और उसे याद आता है कि ड्रीम में जिस लड़के को उसने देखा था उसने ऐसा ही मार्क्स डाला था, इसका मतलब ये प्रिंस ही था। एम्परर ने अपने सब बेटों को वहां पर बुलाया है और वो फैसला करना चाह रहा है। वहां पर सब बेटे उसके सामने आ जाते हैं और जैसे ही सब आए हैं तो सब कहने लगते हैं अभी तक प्रिंस रूही सामने नहीं आया और वो तो चल भी नहीं पाया अभी तक। आप उसके बारे में ही सबसे अच्छा सोचते हैं ना कि वो ही आपके बाद सीट पर बैठेगा। वो जैसे ही वहां पर कह रहे हैं कि वो तो चल भी नहीं पाता है, सर्वेंट वहां पे कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोर्थ प्रिंस कहने लगते हैं क्या मतलब, प्रिंस रूही तो बिल्कुल चल नहीं पाता है ना, वो उसकी टांगे बिल्कुल काम नहीं करती हैं। सर्वेंट कहता है नहीं अब वो चल पाते हैं। प्रिंस रूही एकदम से एंटर होता है और कहने लगता है किसने कहा कि मेरी टांगे काम की नहीं है और मैं चल नहीं पाता हूँ। जैसे ही वो चल के सामने आता है तो एम्परर भी हैरान हो जाता है कि तुम कब ठीक हुए, मुझे तो पता भी नहीं चला, तुम्हें किसने ठीक किया है। प्रिंस डैन भी पूछने लगता है। प्रिंस रूही वहीं पर बताता है कि मुझे जिया ने ठीक किया है। वो जिया को सामने लेकर आता है और सबको बताता है इसकी वजह से आज मैं चल पा रहा हूँ। तो वहीं पर एम्परर भी उसे बहुत इम्प्रेस हो गया है। वो मार्क्स भी लेकर आती है प्रिंस का और प्रिंस को दिखा रही है। दोनों बहुत ज्यादा खुशी से वहां पर खड़े हैं, पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है। तो प्रिंस फोर्थ प्रिंस कहता है ये लड़की थी जो तुम्हारे साथ थी जब कैरिज के अंदर मैं देख रहा था और तुम इसे छुपा रहे थे। बाकी वहां पर प्रिंस कहने लगते हैं तो फिर अब आपने क्या फैसला किया है, अपने फादर से पूछने लगते हैं। वो बता रही है जिया कि कैसे कैसे उसने प्रिंस को ठीक किया था और प्रिंस का यहाँ पर कोई कसूर नहीं है बल्कि उसकी टांगों को जानबूझ के खराब किया गया था। एम्परर कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। वो वहां पर ही सच्चाई जानता है तो ये फैसला करता है कि उसके बाद सीट पर प्रिंस रूही बैठेगा, अपनी सीट उसे देना चाहता है और जिया को कहता है कि तुम्हारी मैरिज मैं अपने बेटे से करवाऊंगा। प्रिंस ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। दूसरी तरफ फोर्थ प्रिंस को ये देख के बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है कि फैसला इसके हक में दोबारा से हो गया, हमने जितनी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सामने ही वो देखने लगता है प्रिंस रूही को और कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। प्रिंस रूही कहने लगता है कोई बात नहीं, ये तो आखिरकार फैसला होना ही था और सच्चाई सामने आनी थी कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ बुरा किया था। फोर्थ प्रिंस कहता है अब ये बात मत ही करो तो अच्छा होगा। कहता है एक दिन पूरी तरह सच्चाई सामने आएगी तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। सबके जाने के बाद वो जिया के साथ खड़ा हो जाता है और उसे कह रहा है तुम अब जान गई होगी कि मैं क्या चाह रहा हूँ। जिया वहीं पर प्रिंस रूही को गौर से देखने लगती है, सारी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगती है। उसने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था कि प्रिंस शायद उसे लाइक कर रहा है तो वो वहां पर ही बोलने लगती है इसका मतलब प्रिंस ये सोच रहे हैं कि वो मुझसे मैरिज करना चाहते हैं। जैसे ही वो खुद से प्रिंस को ये बताती है और हाँ भी बोल देती है तो इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो